हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 मीटर। कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है? सो यहाँ पर जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू दिस एंट्री टेस्ट सीरीज एंड पीएमडीसी ने न्यू सिलेबस अनाउंस कर दिया है और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे, जैसे हेड टू टेल रूल मेथड, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। और एंट्री टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं किस तरह से आते हैं वो भी हम देखेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक को देख लें। दिस इज कॉल्ड दी एरो हेडेड लाइन, इसको हम वेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दी हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड दी टेल ऑफ द वेक्टर। और ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, और ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। और इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे अगर कहें कि ये वेक्टर जो है ये ए वेक्टर है और इसके ऊपर हम एरो भी देंगे, ये एरो शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हेड टू टेल रूल मेथड क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी विल एड द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक हेड और टेल को कंबाइन करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम कहेंगे दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, तो ये पहला वेक्टर है हमारे पास और ये है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, है ना? जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था बेसिक चीजों में। अच्छा, जब हम दूसरा वेक्टर इसके साथ ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड जो सेकंड वेक्टर होगा, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड से कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो देखें, अच्छा ये हो गया सेकंड वेक्टर, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर, अच्छा ये पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मैंने कंबाइन किया है और यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड वी विल एड द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। ये हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड से कंबाइन किया है। तो जब भी हेड और टेल एक साथ हो तो हम कहेंगे हमने यहाँ पर एडिशन की है। ठीक, अच्छा ऐसे ये तो हो गए दो वेक्टर्स, ऐसे हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखें, दिस इज दी फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर एंड टेल ऑफ दिस वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर, हेड ऑफ दिस वेक्टर, टेल ऑफ दिस वेक्टर। देखा? सो इसलिए हम इसको हेड टू टेल रूल मेथड कहते हैं। मतलब हेड और टेल को कंबाइन करके हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड किया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में। अच्छा, हेड टू टेल रूल के मेथड के हिसाब से पहला एमसीक्यूज ऐसे आ सकता है कि टू वेक्टर्स 3 मीटर एंड 4 मीटर आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे कहीं भी ठीक है, या कहें इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों लाइनों में से एक लाइन दे सकते हैं। 3 मीटर एंड 4 मीटर आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर और इन सेम डायरेक्शन, बात एक ही है। देन देयर रिजल्टेंट विल बी। तो अगर ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास दो वेक्टर्स मिले हुए हों आपने उनको ऐड कर देना है। 3 + 4 = 7, सो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। कैसे? देखें, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना,
तो सेम डायरेक्शन में 3 मीटर, सो दिस इज द 3 मीटर वेक्टर, है ना। तो 3 मीटर एंड 4 मीटर को ऐड करना है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो नेक्स्ट वेक्टर होगा 4 मीटर, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वेक्टर होगा उसका जो टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से हम उसको कंबाइन करेंगे। सो दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ दिस 4 मीटर वेक्टर। सो दिस इज द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दिस इज 4 मीटर। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन करते हैं। सो यहां से लेकर यहां तक ये सारा हो गया रिजल्टेंट। तो हम जब कंबाइन करेंगे सारे रिजल्टेंट को तो क्या बन जाएगा, 3 + 4 = 7 मीटर। ठीक है, आपने ये तो नहीं लिखना, वहां पर टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास सवाल ऐसे आ जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को, या 3 वेक्टर्स हो, 4 वेक्टर्स हो, आप उन सारों वेक्टर्स को ऐड कर देना है बस। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल कैसे आएगा, 2 वेक्टर्स 3 मीटर एंड 4 मीटर आर एक्टिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर, कहें भी ठीक है या कहें इन अपोजिट डायरेक्शन भी ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 3 = 1, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 मीटर। कैसे आया देखें, दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, या कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। तो अच्छा, पैरेलल और एंटी पैरेलल किसको कहते हैं, देखें। पैरेलल जो होते हैं वो दो वेक्टर्स, ये पैरेलल है, ठीक है। वो दो वेक्टर्स जो मीट ना करें उसको हम कहेंगे ये वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है। अच्छा, जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन होंगे पैरेलल ही। ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज, और इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अच्छा, तो ये है एंटी पैरेलल, ये है पैरेलल वेक्टर्स। जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसके बीच में जो एंगल होती है वो 0 होती है, और जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है। अच्छा, अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर वेक्टर, ठीक है। तो जो 4 मीटर है, 3 मीटर और 4 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो जो दूसरा वेक्टर होगा, नेक्स्ट वेक्टर होगा, उसको हम कैसे ऐड करेंगे, सो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ दिस वेक्टर। सो टेल ऑफ दिस वेक्टर हो गई, तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 मीटर वेक्टर हो गया। ये जो पहला वेक्टर था 3 मीटर, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। जो दूसरा वेक्टर होगा उसको पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मतलब कंबाइन करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 4 मीटर वेक्टर, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में क्या करते हैं, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं यानी कि। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना हुआ, अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये 3 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 1 मीटर होगा, तो हम कहेंगे ये 1 मीटर, ठीक है। तो ये तो आपने नहीं लिखना वहां पर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है। आपने क्या करना है, सिर्फ जब भी ऐसा सवाल आए एंटी पैरेलल टू ईच अदर और इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपली आपने सिर्फ उसको माइनस कर देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, तीसरा सवाल ऐसे आ सकता है कि 2 वेक्टर्स 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स, 30 मीटर एंड 40 मीटर भी कह सकते हैं, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी यूनिट हो सकता है। सो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि यूनिट्स, ठीक है। सो 2 वेक्टर्स 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी। मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। जैसे
कैसे हम इसको ड्रा करेंगे? ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर हम किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर हम उस वेक्टर्स को कहते हैं जो 90 की एंगल पर हो। तो ये दोनों 90 की एंगल पर हैं। इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों आपस में मतलब कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। सो ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। सो पहला वेक्टर जो हमारे पास ये है 30 यूनिट्स। ठीक है, सो ये दूसरा जो वेक्टर है वो है 40 यूनिट्स। आप यहाँ पर भी 30 यूनिट्स एंड यहाँ पर 40 यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट हम किसको कहते हैं? हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। हेड टू हेड एंड टेल टू टेल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जब हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन हुई है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड्स के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये जो लाइन होगी ये हमारे पास रिजल्टेंट लाइन होगी। ठीक है, इस चीज को हम रिजल्टेंट लाइन कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हम कहते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? ठीक है, तो याद रखनी है बात कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं उनको, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप जानते होंगे कि इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूज लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके जो टर्म्स है वो रखेंगे। जैसे ये हमारे पास पर हाइपोटेन्यूज है, जो आर है रिजल्टेंट लाइन होगी, तो रिजल्टेंट लाइन हमें मालूम करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा हुआ है। और बेस हमारे पास 30 है, तो बेस की जगह मैं 30 लिखूंगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, प्लस परपेंडिकुलर 40 यूनिट्स, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर देंगे। ठीक, अच्छा, सो आर स्क्वायर इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सो 30 का स्क्वायर क्या होगा? आई थिंक 900 प्लस 40 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1600। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1600 2500 है ना। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू, सो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2500 का, वो बनेगा 20 आई थिंक 50 बनेगा। ठीक है, 50 बनेगा, तो 50 यूनिट्स। सो 50 यूनिट्स हम देखेंगे, सो दिस इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखनी है बात, बहुत ही आसान है। फर्क सिर्फ ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि यूज क्या चीज करनी है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है। सो यहाँ पर जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी पाइथागोरस थ्योरम। याद रखनी है आपको यह बात। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है यहाँ पर। कैसे? टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर रिजल्टेंट इज 5 मीटर। इफ वन ऑफ देम इज 3 मीटर देन अदर विल बी, मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं एंड देयर रिजल्टेंट इज 5 मीटर। उनका जो रिजल्टेंट है
वो 5 मीटर है। इफ वन ऑफ देम इज 3 मीटर, दो वेक्टर्स है ना, अगर एक वेक्टर 3 मीटर है, यहां पर लिखूं या यहां पर बात एक ही है, ठीक है। अगर एक वेक्टर 3 मीटर है, देन अदर वेक्टर विल बी, तो दूसरा जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर वो क्या होगा, उसका मतलब वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है, ये हम एक ट्रिक के साथ देखेंगे कैसे। इसके पहले मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने यहाँ पर कहा था कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हों, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हम फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर दो वेक्टर्स तो हैं, वो परपेंडिकुलर भी एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका रिजल्टेंट मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन एक वेक्टर मिसिंग है। तो उस वेक्टर को फाइंड करने के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हिपोटेन्यूज हमारे पास मिला हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। और बेस क्या मिला हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं मिला हुआ, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि ये हमें मालूम करना है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 5 5 25, सो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर, यानी कि पी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो 25, 9 यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो पी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 आई थिंक 16, सो इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स देंगे, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 4, यानी कि p इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जवाब क्या है, क्या आया 4, तो 4 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे 4 मीटर। तो ऐसी ट्रिक्स को यूज करके जो है ना, हम ऐसे ही सिंपलीफाई जो है ना, हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एमसीक्यू को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है वो है अकॉर्डिंग टू दी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।